अब हम देखेंगे इन जो हमारी सेकंड लाइन है सिलेबस की, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूपीएससी के हिसाब से, स्कूल कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से तीन पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। बट अब तुम कहोगे ये क्यों बना रखा है मैंने हाईवे? तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है। ओके। हाँ, अब हिस्ट्री में हम नेक्स्ट जो देखेंगे ना, वो हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह, और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं, और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं, और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। तो मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है, वहां तक होता है आपका मिडिवल इंडिया। अब मुगलों के बाद हमारे यहाँ पे आते हैं यूरोपियंस, तो वहां से शुरू होता है हमारा मॉडर्न इंडिया। तो ये कॉलोनियलिस्ट राइटर कितने तेज होते थे ना, कि जब हम इंडिया में आए तब से तुम्हारा मॉडर्न टाइम शुरू हुआ है। एक तरह का बायस होता था, और वो रेसिस्ट बायस हमें आज भी दिखता है, और आज भी हम गधों की तरह उसको ढो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे, मतलब हमें ये देखना है कि पहले कौन आया इंडिया में, सीधे अंग्रेजों पे नहीं कूदना है। तो पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के गवर्नर होते थे दो, अल्मेडा और अल्बुकर्की। ठीक है। पोर्चुगीज क्यों फेल हुए इंडिया में? डच आए, डेन्स आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। फिर अंग्रेजों की और फ्रेंच की आपस में जूता पजार रही काफी टाइम, उसमें कर्नाटिक वॉर हुआ। उसके कारण स्ट्रैटेजीज, क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे एकदम से राइज में आया। ठीक है। उस ही टाइम पे मुगलों का जो एक स्टेट होता था वो इंडिपेंडेंट हुआ, हैदराबाद स्टेट, निजाम ऑफ हैदराबाद, जो इंडिपेंडेंस के टाइम तक रहा। सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ। और फिर इंग्लिश को यानी ब्रिटिश को सक्सेस क्यों मिली? ये हमारा पहला फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का। यहां तक कोई शक? ठीक बता रहा हूं मैं? समझ आ रहा है आपको? हाँ। अच्छा। अब इसके बाद है, अब ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए इंडिया में, तो अब ब्रिटिश का एक्सपेंशन भी देखेंगे हम। ओके। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में सबसे पहले उन्होंने बंगाल में एक्सपैंड किया। मराठा से उनकी लड़ाइयां हुई, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए, सब्सिडरी अलायंस, जिसपे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है और पूछ सकता है दोबारा। ठीक है। तो उनके फेज थे ब्रिटिश के अलग अलग एक्सपेंशन के, वो हमको देखना है। सिंध को कैसे कॉन्कर किया, एंग्ल सिख से उनकी कितनी लड़ाइयां हुई पंजाब में। ठीक है। फिर उनकी दूसरी पॉलिसी थी डलहौजी की, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके। जिसमें अगर किसी राजा का कोई बेटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तो बच्चा गोद नहीं ले सकता, उसका जो राज है वो ब्रिटिश के पास आ जाएगा। फिर अवध को कैसे अनेक्स किया डलहौजी ने, ये सब चीजें हमें देखनी है। अब 1857 से पहले, यानी कि 1857 में क्रांति हुई थी ना, आपको पता होगा, मंगल पांडे वाली मूवी देखी होगी। तो उससे पहले कैसा सिस्टम था? ब्रिटिश जो है वो इंडिया में किस तरह से अपनी सरकार चलाते थे? तो एक ड्यूअल सिस्टम होता था, जिसमें वो पैसे वाला तामझाम सब अपने हाथ में रखते थे, और जो फालतू लॉ एंड ऑर्डर की सिरदर्दी है वो लोकल रूलर को दे देते थे। इस तरह का उसका सिस्टम था। फिर चार्टर एक्ट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अपने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था लंदन में, वहां से लॉ बनाती थी। किस लिए? कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे बिहेव करे। क्योंकि 1857 तक इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ठीक है। तो उन लॉज को कहा जाता था चार्टर एक्ट्स, और ये हर 20 साल में आते थे। कंपनी का चार्टर होता है ना, ऐसे। दोबारा बता देता हूं। इंडिया में रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्री, अब अंबानी जी जाके और बुर्किना फासो पे कब्जा कर ले, और वो वहां पे सरकार चलानी शुरू कर दे। तो हमारा जो दिल्ली में बैठा पार्लियामेंट है, मोदी जी,
वो लॉ बनाने शुरू कर दें, रिलायंस रेगुलेशन या रिलायंस चार्टर एक्ट, कि आप अगले 20 साल तक बुर्किना फासो में अंबानी जी ये कर सकते हैं, इसके अलावा आप चीजें नहीं कर सकते। इसी तरह ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वो लॉ बना के भेजता था इंडिया में कि कंपनी सिर्फ ये कर सकती है, इस तरह रेगुलेट हो गया। दैट वाज कॉल्ड द चार्टर एक्ट, और ये हर 20 साल में आते थे। अब कंपनी ने अपना एक टूटा फूटा जुडिशियल सिस्टम भी स्टार्ट किया था, जिसमें पहले चीफ जस्टिस थे एलाइजा एम्पे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। और इस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरह से भूखमरी बढ़ी, क्या बुरा हाल हुआ, ये सब चीजें हमको देखनी है। अब ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या थी उस टाइम पे 1857 या 58 तक, जब तक कंपनी का रूल था, तो मर्केंटलिज्म एक टर्म है, आपको पढ़ना है, फ्री ट्रेड और फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था चीजें आ गई हैं। ये आपको एनसीईआरटी में सब अवेलेबल है, पुरानी एनसीईआरटी में। उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज पढ़नी है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश की पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। अब इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अब ब्रिटिश ने और क्या किया, हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म होगी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह थी, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। हैंडीक्राफ्ट्स के तो वो हाथ तक काट देते थे, ताकि जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आया हुआ माल है वो ज्यादा बिके, ये लोग अपना काम ना बना पाए, अपनी चीजें ना बना पाए। किस तरह से हमारे यहाँ के किसान गरीब हो गए, किस तरह से एक नए तरह के जमींदार जो थे वो आए, जो पुराने जमींदार होते थे गांव के, वो फिर भी काइंड ऑफ बेटर होते थे कि वो किसानों से जुड़े होते थे। किसी को कर्ज चाहिए, बच्चा बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो अपने जमींदार के पास जाता था कि जमींदार साहब ये दे दो, वो हेल्प करते थे, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी जमीनों को यही लोग जोतेंगे, ठीक है। बट ब्रिटिश ने उस सिस्टम को खत्म कर दिया अपनी परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी में, और नए है ना, नए लोग आगे के शहरों से जाके, अगर कोई पुराना जमींदार अपना टैक्स नहीं दे पाया टाइम पे, तो ब्रिटिश उसकी जमीन को नीलाम कर देते थे, शहर से कोई जाके खरीद लेता था। अब वो बंदा क्या करता था, उसको मतलब होता था कि बस मेरे को ये जितने मेरे नीचे जो किसान है ये टैक्स दे दे, और मुझे कुछ मतलब नहीं, वो शहर में रहता था और टैक्स वाले दिन चला जाता था। तो ये जो नई जमींदारी थी ना, न्यू लैंड रिलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। अब इसी वजह से एग्रीकल्चर का भी बुरा हाल हो गया। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हुआ, बट ये अच्छा कमर्शियलाइजेशन नहीं था, ये बुरा था कि जबरदस्ती इंडिगो उगवाना, नील की खेती और इस टाइप की चीजें, तमाकू उगवाना। मॉडर्न इंडस्ट्री किस तरह से इस टाइम पे इंडिया में, मॉडर्न मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्री। ओके, राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, बुर्जुआ होता है मिडिल क्लास, इकोनॉमिक ड्रेन के किस तरह से हमारा पैसा उनके वहां पे जा रहा है, वो क्या करते, हमारे यहीं से टैक्स इकट्ठा करते, उसी पैसे से जो यहाँ के कामगार होते उनसे कम कीमत में माल खरीद के और उसको इंग्लैंड में ले जाके बेचते। तो एक तरह से इंडिया का पैसा वहां पे, और दादा भाई नौरोजी ने एक वो करा था, एस्टिमेट लगाया था कितने ट्रिलियन पाउंड्स का, कि इतना पैसा यहाँ से लूटा जा चुका है। अब हमारे जो नेशनलिस्ट राइटर हैं उन्होंने किस तरह से इसको क्रिटिक किया, एनालाइज किया, वो हमको देखना है किस किसने किया। और जो ड्यूअल सिस्टम, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1750 नहीं 1743, जो 73 में आया था, वो एक ड्यूअल सिस्टम था, दो टाइप की गवर्नमेंट होती थी, वो किस तरह से खत्म हुआ। फिर आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पे बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन पूछे, बट पूछ सकते हैं। तो इसके कॉजेज क्या क्या थे, कॉजेज को भी हमें फाइन और आगे बांटना है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस, बाहर के क्या इन्फ्लुएंस थे। ओके, जो अंग्रेजी फौज में इंडियन सिपाही थे उनमें क्या क्या शिकायतें थी, कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट शुरू हुआ, कहाँ कहाँ फैला, लीडर्स कौन थे, फेल होने के कारण क्या थे, और किस तरह का इसका नेचर था, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इस रिवोल्ट को एक तरह से बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव जोड़ा हुआ है कि ये लोग पिछड़ा हुआ एक तंत्र चाहते थे कि वापस से वही आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बट अगर देखा जाए तो ये लोग एक तरह से ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉइटेशन थी उससे परेशान हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई दे रिवोल्टेड। बट उसको डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक म्यूटिनी थी, ये तो एक बैकवर्ड लुकिंग सिस्टम चाहते थे, ये था वो था, जो कि आज भी सैडली हमारे सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कि कंपनी रूल खत्म हो गया और सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन के अंडर इंडिया का रूल शुरू हो गया।
अब 1857 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि गवर्नमेंट में क्या-क्या चेंजेस आए वो हमको देखना है। तो सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल तीनों लेवल्स पे। आर्मी में क्या चेंज आए कि पहले जो रेशियो था इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स का, वो अब बढ़ा दिया, ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर भी बढ़ने लगा। पब्लिक सर्विस में क्या चेंजेस आए कि आईसीएस की शुरुआत हुई। प्रिंसली स्टेट्स के क्या चेंजेस आए कि अब वो सीधा क्वीन के अंडर हो गए। फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए। फिर हमको देखना है क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और उसमें कौन-कौन से एक्ट और कमीशंस आए, ये हमको देखने हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे एक वो है, पार्ट है। तो इसमें हमें अलग-अलग चार्टर एक्ट में क्या-क्या प्रोविजंस थे, दिख रहा है आपको ये? हाँ। अलग-अलग चार्टर एक्ट में क्या थे, एक डिबेट हुआ था कि कुछ लोग चाहते थे इंग्लिश में पढ़ाया जाए इंडिया वालों को, कुछ कहते कि इंडिया की लैंग्वेजेस में। फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, वुड्स डिस्पैच एटसेट्रा, हंटर कमीशन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सीधा पूछ लेंगे इनमें से कौन-सा एजुकेशन से रिलेटेड है, नाम देके। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और जो भी एक्ट आए, सैडलर कमीशन, एजुकेशन अंडर। अच्छा, फिर 1919 में एक डायआर्की टाइप की गवर्नमेंट आई थी इंडिया में, पढ़ोगे आप पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, उसमें कैसी थी? फिर अगेन हार्टोग कमिटी, वर्धा स्कीम, सार्जेंट प्लान, कोठारी एजुकेशन। वर्नाक्युलर एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, यानी कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस में, टेक्निकल एजुकेशन, ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सब चीजें हमको पढ़नी है, एनसीईआरटीज में अवेलेबल हैं, पुरानी नई दोनों। प्रेस का डेवलपमेंट यानी कि हमारी प्रेस फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ, वर्नाकुलर प्रेस के यानी कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस में कौन सी प्रेस थी, कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, नाम तक याद करने हैं। ठीक है, ये इसने किया, ये वाला गांधी जी का था, ये तिलक जी का था, ये इनका था, ये सब। कब कब रिस्ट्रिक्शन लगी, ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन से कानून लेके आई, ये सब हमको पढ़ना है। इवन उन कानूनों को नेहरू जी ने भी इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद यूज किया था, जिसकी वजह से हमारा पहला रोमेश थापर वाला केस हुआ था। ओके। अब फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स देखने के, समाज और धर्म को सुधारने के लिए जो रिफॉर्म्स हुए, तो उनके कारण क्या थे, वो किस डायरेक्शन में थे, उनमें से हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, मुस्लिम्स में भी थे क्या, सिख्स में थे, पारसीज में थे, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से थे और उनका इम्पैक्ट क्या है, ये देखना है। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रहेंगी, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत सैड बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम टॉप पे होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का नाम भी टॉप पे होना चाहिए। आई डोंट नो ऐसे क्यों करा मैंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, ये सब नाम और इसके अलावा और भी आपको, क्योंकि क्वेश्चन इनसे सीधा पूछ लेते हैं इन्होंने क्या-क्या किया, इनकी कंट्रीब्यूशंस और ये सब। अब क्या होता था, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश का इम्पैक्ट जो था इंडियन सोसाइटी पे मल्टीफेसिटेड था। किसान, ट्राइबल्स और ये लोग थे ना, ये भी परेशान हो रहे थे। तो इन्होंने कौन-कौन से मूवमेंट किए, किसानों ने, ट्राइबल्स ने और उसके अलावा आम जनता ने, तो वो हम देखेंगे। तो ट्राइबल में हम देखते हैं भील अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन, जैंतिया एंड गारो रिबेलियन, रंपा, मुंडा, कोंड और ताना भगत मूवमेंट, ये सब और इसके अलावा और भी हैं, स्पेक्ट्रम में अच्छे से दिए हुए हैं। पीजेंट मूवमेंट्स में चंपारण, खेड़ा, बारदोली, मोपला, तेभागा, ये सब हमको देखने हैं। ओके, ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा है बहुत ही ज्यादा? अच्छा, ठीक है। अब हाँ, अब हमको देखना है थोड़ा उनका स्ट्रक्चर कि इंडिया पे जो एक छत्र राज होता था, गवर्नर जनरल, उसका क्या है कि भई बिफोर 1773, आई थिंक ये एग्ज़ाम के लिए ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज थोड़ा पता होना चाहिए कि कब उसको वाइसरॉय बोलने लग गए, कब या है, इनके नाम के आगे लॉर्ड वॉर्ड लगता है, मैं तो लगाता नहीं हूँ, लॉर्ड होंगे अपने घर के होंगे, हमारे थोड़ी हैं, ठीक है? तो ये सब देख लेना, स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, उन लोगों को आज भी चस्का है ये रट्टे मरवाने का लोगों से, बाकी कुछ काम के नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के लिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो अंग्रेजों ने कानून पास करे। तो यहाँ तक जब कंपनी रूल था, तो ये आए थे चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को ये बताने के लिए कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे। ये हर 20 साल में आते थे। 73 ये बीच में कुछ किसी कारण से आया था, ये अलग था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। 93, 13, 33, 53 20 साल में आते थे और बीच में ये था पिट्स इंडिया एक्ट, इनके बारे में पढ़ना है।
फिर 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन, फिर इसके बाद आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसमें अलग-अलग पावर्स इंडियंस को दी गई थोड़ी-थोड़ी करके। फिर काउंसिल्स एक्ट 1892 और काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है? जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। फिर 1919 में एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर 1935 में एक और आया। ये सब तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे। और फिर 47 में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इनके फीचर्स हमको पढ़ने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।